अगर तुम क्लास 9th में हो और तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कराने वाला यहाँ पे टॉप 7 हाफ ईयरली क्वेश्चंस, और ये 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट टाइम तुम्हारे 100/100 मार्क्स आएंगे मैथ्स के अंदर। भैया ऐसा क्या कराने वाले हो कि मेरे मैथ्स में इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे? यार मैं कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम्पलर से। और तुमको पता ही होगा एग्जाम्पलर जो होता है ना, एनसीईआरटी का दादा होता है, और अगर दादा खुश तो पोता भी खुश। इस वीडियो में कराऊंगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जिसे हम प्यार से PYQ भी कहते हैं। और यार अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन 7 क्वेश्चंस में 7 चैप्टर्स का जबरदस्त रिवीजन करने वाले हो। और यार ये मेरी गारंटी है, अगर तुमने टॉप 7 क्वेश्चन को कर लिया तो एग्ज़ाम हॉल में तुम ये गिल्ट नहीं करोगे कि यार काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। भैया वो सब तो ठीक है, ये गिल्ट का स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा। यार मुझे लगा ही था तुम कर्सिव राइटिंग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का आ जाएगा और एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। तुमको करना कुछ नहीं है, बस कमेंट कर दो दिस टाइम आई विल विन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, जहां से हमारा पहला क्वेश्चन है इफ a = 3 + √5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। अब यार ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कितने सारे स्कूल्स में ये सेम क्वेश्चंस आते हुए देखा है, और बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं कि यार करना कैसे इसे। देखो मैं इसका इतना आसान ट्रिक बताऊंगा कि तुम कहोगे यार ये क्या, मज़ा आ गया। अब यार इस क्वेश्चन को सही से समझाने के लिए मैं RW का हेल्प लेने वाला हूँ। भैया ये RW क्या है यार? रफ वर्क। अब यार मुझे ये बताओ कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर करना इजी है, या फिर ऐड करना इजी है, या फिर मल्टीप्लाई करना इजी है? क्या a का स्क्वायर करना इजी है, या फिर a + a करना इजी है? भैया एडिशन इजी है। देखो यार जैसे मान लो तुम्हारे पास है 9999, क्या तुम 999 का स्क्वायर करना इजी समझते हो, या फिर 9999 को 9999 के साथ ऐड करना इजी समझते हो? तुम्हें क्या लगता है क्या इजी होगा ये? यार इसका मतलब है तुमने 999 को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर के साथ, तो ये तो हमेशा टफ होगा। एडिशन हमेशा इजी होता है, राइट? यानी कि यार हमें कुछ भी करके इस स्क्वायर वाले टर्म्स को हटाना पड़ेगा। और यार इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें तो 2 बार ये काम करना है। ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी ज़्यादा देखने में तो अजीब लगता है, लेकिन इसका सलूशन उतना ही ज़्यादा इजी है। अब यार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लगता है तुम्हें? यार ये आइडेंटिटी जैसा नहीं लग रहा है, a² + b² ऐसा कुछ? लेकिन यार ये पूरी तरह से आइडेंटिटी भी नहीं है, ये तो यार मुझे आइडेंटिटी का एक पार्ट लगता है, आइडेंटिटी का एक छोटा सा बच्चा लगता है। क्या कहते हो? यार अगर ये आइडेंटिटी का बच्चा है तो चलो आइडेंटिटी ही लिख देते हैं। अब यार समझते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली में स्टार्ट कैसे करते हैं। अब यार ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? a² + 1/a²। यार ये क्या एक आइडेंटिटी नहीं लग रहा है यार? लेकिन ये आइडेंटिटी पूरी तरह से है भी नहीं, ये तो मुझे आइडेंटिटी का बच्चा लगता है। तो चलो आइडेंटिटी का बाप बनाते हैं और उसको उसमें फिट कर देंगे। सही है, चलो यार देखने में मुझे आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तो यार इसीलिए मैंने आइडेंटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो यार ये a² लग रहा है, ये b² लग रहा है, राइट? तो a + b का होल स्क्वायर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। a इसको ले लो और b इसको ले लो, ठीक है? a + b का मतलब 1/a, इसका स्क्वायर ले लो। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो। जब इसको ओपन करोगे तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। करके देखते हैं। a² + b², b क्या है यहाँ पे? 1/a, तो 1/a² + 2ab, 2a क्या है? a, b क्या है? 1/a। देखो भैया बच्चा पकड़ में आ गया। ये देखो इसी की तो हम बात कर रहे थे, यही बच्चा तो खो गया था, यही बच्चा तो था जो खो गया था। अब क्या करना है, इसको कैद कर लो, कैद कर लो, नहीं तो ये फिर भाग जाएगा यार। ये भाग भी जाता है, बहुत शैतान बच्चा है। इस बच्चे को कैद कर लो। अब यार इसी का वैल्यू तुम्हें निकालना है,
तो बाकी बची चीज़ें उस तरफ भेज दो, समझे। बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर दो, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। लेकिन ये ट्रांसपोज करने से पहले देखो ये कट भी रहा है, तो काट दो तो ज़्यादा बेहतर है। चलो काट दिया। अब ये ट्रांसपोज करोगे तो यार देखो ऐसा दिखेगा कुछ, ये +2 इधर आके -2 बन जाएगा, और ये एज इट इज़ आप लिख दोगे। और इस बच्चे को अभी कैद करके रखोगे, क्योंकि आपको इसे टच ज़्यादा नहीं करना है, आपको इसे कैद करके रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इस बच्चे की वैल्यू निकालनी है यार, क्योंकि ये आइडेंटिटी का बच्चा ही तो है। यहाँ पर देखो स्क्वायर आपने हटा दिया, अब आपको स्क्वायर करने का नीड है ही नहीं। पहले क्या था, स्क्वायर करो फिर ऐड करो, राइट। अब क्या है, स्क्वायरिंग हट गया, जस्ट एडिशन है। और मैंने आपको बताया था कि एडिशन इजी होता है, स्क्वायरिंग टफ होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, स्क्वायर करो तो बहुत ही टफ रहता है, लेकिन ऐड करोगे तो बहुत ही इजी रहता है, राइट। तो आपने स्क्वायर से बच गए आप, लेकिन भैया ऊपर स्क्वायर तो लगा हुआ है। यार टेंशन मत लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल नंबर आएगा। उस सिंपल नंबर का स्क्वायर तुमको पहले से ही आता होगा, लेकिन इसका स्क्वायर तुमको बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे आप सॉल्व कर चुके हो, करेक्ट। लेकिन भैया ये समझ में नहीं आया कि यार ए तो आपको दिख रहा है, लेकिन 1/a कहाँ से निकाले। यार टेंशन मत लो, 1/a आपको अलग से थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। a का वैल्यू तो आपके पास है ही, 3 + √5/2, ये तो यार है ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1/a। चलो निकाल लो 1/a। 1/a के मतलब रेसिप्रोकल तो है यार। 1/, देखो ये a/1 होता है यार, ये रेसिप्रोकल ही तो है। a/1 को आप ये लिखते हो, तो आपने जस्ट उल्टा कर दिया है, तो इसको भी जस्ट उल्टा कर दो, वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद जब भी अपॉन में तुम्हारे पास रूट नंबर्स होते हैं तो तुम रैशनलाइज करते हो। भैया रैशनलाइज मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, समझ गए। चलो 3 - √5 अपॉन 3 - √5, ऊपर यूं ही लिख दो 2 × 3 - √5। इसको यार कभी कैंसिल मत करना, या फिर इसको जस्ट 1 करके मल्टीप्लाई मत करना। क्यों यार, नीचे कट जाएगा, अभी टेंशन मत लो। a + b a - b, जब भी तुम रैशनलाइज करते हो हमेशा यार a² - b² बनेगा ही बनेगा। a² मतलब 3 का स्क्वायर, -b² मतलब √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 और ये कट जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास आया 2 × 3 - √5 अपॉन में यहाँ से 9 आया, यहाँ से 5 है, 9 - 5 4, करेक्ट। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि आपके पास 3 - √5/2। ये क्या है, ये 1/a का वैल्यू आपको मिल गया, करेक्ट। आपके पास यहाँ पर a का वैल्यू है, यहाँ पर 1/a का वैल्यू, बस यहाँ पुट करो आंसर आपके सामने। इसके अंदर जब इसकी वैल्यू डालोगे, आप टेंशन मत लो यार, देखो इसकी अपॉन में भी 2 है, इसकी अपॉन में भी 2 है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शंस को डायरेक्टली आप ऐड कर देते हो, ठीक है। तो a का मतलब 3 + √5/2 प्लस 1/a, 1/a क्या है, ये आपका, प्लस 3 - √5/2, इसका होल स्क्वायर करना है। ध्यान रखना बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं। -2 इक्वल्स आपके पास जो बच्चा है, आइडेंटिटी का बच्चा है, उसको आपने लिख दिया। यार देखो यहाँ पर नीचे तो सेम है ना, आप इसको कॉमन ले सकते हो और सेम टू सेम उतार दो। अब देखो यार यहाँ पर तुम्हारे पास रूट वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे बहुत ही इजीली। देखो रूट वाले टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, क्यों भैया, क्योंकि डिफरेंस साइन है। 3 कितना हो गया, 6, और 6/2 कितना होता है, 6/2 कितना होता है, इसका स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब देखो यार 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 -2 बॉक्स, 9 - 2 मतलब 7। तो इस बॉक्स का वैल्यू आया है, इस बॉक्स का वैल्यू आया है 7। समझ गए, कहीं पर कोई डाउट है क्या?
बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या किया सबसे पहले आपने स्क्वायर टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में चेंज किया, स्क्वायर को गायब ही कर दिया। ये देखिए आपके ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर टर्म गायब हो गया। फिर क्या किया, इस आइडेंटिटी के बच्चे को समझा जहाँ से ए और बी समझ में आया, उस ए और बी की हेल्प से आपने आइडेंटिटी लिख दिया। ऐसे ही आइडेंटिटी लिखा, आपको ये आइडेंटिटी का बच्चा मिल गया। जैसे बच्चा मिला आपने उसे लॉक कर दिया, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए। लॉक करने के बाद आपने ट्रांसपोज कर दिया, बाकी चीज़ें एक तरफ, वैल्यू जो आपको चाहिए एक तरफ। ए तो हमारे पास था, लेकिन यहाँ 1/a नहीं था। तो 1/a क्या होता है? 1/a एक्चुअली होता है a का रेसिप्रोकल। तो हमने इस नंबर का भी रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे कर दिया। रैशनलाइज करके आपने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू आपने पुट कर दी, 5 कैंसिल हो गया, ऐड करके कैंसिल करके आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर है तो ज़रूर पूछो। अगर ये वीडियो 1% भी अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना, क्योंकि मैं सच में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। अब यार करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस। यार बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, बहुत से बच्चे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत ही समझदार वाले बच्चे क्या करेंगे, वो थोड़ा देर ऑब्जर्व करेंगे कि बोल क्या रहा है। ध्यान से देखो, 2 ब्रैकेट्स आपके पास पहले से मौजूद हैं और कुछ तो सेम लग रहा है, कुछ तो सेम लग रहा है। XY यहाँ पे भी है, XY यहाँ पर भी है। चलो ध्यान से समझते हैं। x/2 यहाँ पे है, x/2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2y यहाँ पे है, 2y का स्क्वायर यहाँ पे है, और इनका प्रोडक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये कैंसिल होके XY बन जाएगा। ये तो मुझे आइडेंटिटी लग रहा है। कौन सा आइडेंटिटी? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, y का भी पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है, मतलब टोटल 3 पावर बन रहा है। मतलब डेफिनेटली ये क्यूब है, डेफिनेटली ये क्यूब है। और कौन सा क्यूब है? a³ + b³ है। कैसे पता चला? क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस लगा हुआ है, यानी कि a + b का क्यूब है। आपको आइडेंटिटी याद है कि भूल गए? याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। आइडेंटिटी होता है a + b का होल क्यूब। बिल्कुल नहीं, ये होता है a³ b³। आइडेंटिटी होता है a³ + b³। a + b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। अब लेकिन यार डायरेक्टली तुम्हें अप्लाई नहीं कर देना, थोड़ा सा वेरीफाई भी तो करो कि हाँ डेफिनेटली ये मैच भी करेगा। तो चलो ट्राई करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इनटू दिस, समथिंग इनटू में दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करके क्या आता है? इसको सॉल्व करके ये आता है, राइट? इस फॉर्म को इस तरह की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलो करते हैं बहुत ही ईजिली। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, x/2 यानी कि x/2 आपका a होना चाहिए। चलो मैच करते हैं पहले तो। x/2 आपका a हो गया, b क्या होगा? b होगा 2y एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? a का स्क्वायर, यानी कि x/2 का स्क्वायर माइनस ab। a क्या है? a यहाँ से देख लो आप, x/2 है आपके पास। b क्या है? b है 2y। अब देखो यार, अगर 2 कैंसिल करोगे तो xy ही बच रहा है, वहाँ भी xy ही है, यानी कि आप सही जा रहे हो। प्लस क्या है आइडेंटिटी के अंदर? b²। आपके पास b क्या है? 2y, तो 2y का स्क्वायर कर दो। क्या इस सब को सॉल्व करके वही एग्जैक्टली आता है? चलो अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो मैच कर जाएगा, ये भी मैच हो गया, और 2 × 2 = 4 y², ये भी मैच कर गया। मतलब डेफिनेटली ये पूरा इससे मैच कर रहा है। यानी कि यार आपको a और b कंफर्म तरीके से यही आपके a और b हैं। तो करना क्या, बस क्यूब कर देना, आपका काम हो जाएगा। a क्या है? आपका a है x/2, इसका क्यूब कर लो, प्लस 2y का भी क्यूब कर लो, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आपका क्वेश्चन हो गया। उसने क्वेश्चन में कहा था कि यार प्रोडक्ट फाइंड करो। अब आपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, हो तो गया सॉल्व। देखो प्रोडक्ट गैप हो गया। अब आपके पास जस्ट एडिशन है।
इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे तो ये x का क्यूब बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 8, y का क्यूब, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया। इतना ही इजी है मेरे दोस्त, इतना ही इजी है ये क्वेश्चन। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट रुक करके सोचोगे तो यार आपको आइडेंटिटी दिख जाएगा, और जैसे ही आइडेंटिटी दिख जाए तो बस आइडेंटिटी अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं यार। लेकिन मैं दोस्त इतने छोटे क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ बोनस क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस। अब यार ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24 abc। अब क्या लगता है इसको देख करके? अब बहुत से होशियार बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर निकालेंगे, उस फैक्टर को डिवाइड करेंगे, फिर उनको मिलेगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को फिर से फैक्टराइज करके मिलेंगे 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स और स्टार्टिंग एक फैक्टर मिला के 3 फैक्टर्स निकाल के उनको लिख देंगे और वो कहेंगे कि भैया हो गया फैक्टराइज। बिल्कुल गलत तरीका। अब यार ध्यान से देखो, ये क्या लगता है देख के? ये बिल्कुल भी वैसा क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ यार, तुम कैसे पहचानोगे कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है या फिर ये आइडेंटिटी वाला है? अब यार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 ABC यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। अब यार तुम्हारे पास जब भी 3 वेरिएबल्स आए, 2 वेरिएबल्स आए, इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडेंटिटी का यूज़ होता है, आइडेंटिटी का। लेकिन तुम्हारे पास अगर सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आता है जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, जब तुम्हारे पास सेम वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक ही तरह का वेरिएबल आपके पास है, तो उस केस में आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगा। क्योंकि यार तुम खुद सोच के देखो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं। 2 अलग अलग वेरिएबल्स को आप ऐड कर ही नहीं पाओगे, तो स्प्लिट कैसे करोगे? इसमें ये पॉसिबल है ही नहीं, स्प्लिटिंग पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यार यहाँ पर सेम वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल होता है। तो इस बात को याद रखो, अगर सेम वेरिएबल है तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हो, लेकिन अगर ढेर सारे वेरिएबल्स भरे हुए हैं उस केस में आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हो। लेकिन भैया समझ में नहीं आया कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा। या यहाँ पे लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला। भैया वो तो हमें याद ही नहीं होता यार, क्या करें? टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। देखो यार आइडेंटिटी क्या होता है, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ आइडेंटिटी, रफ में क्या ही करना। लेकिन यहाँ पे बहुत वक्त ले लेगा यार, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस ले लेगा, इसलिए रफ वर्क में ही करना ज़्यादा बेहतर है। चलो आपको आइडेंटिटी बताता हूँ। आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये कैसे बनता है? ये बनता है एक ट्रिक से। अब यार तुम मुझे बताओ कि 3 को कैसे ब्रेक करते हो आप? कैन आई ब्रेक 3 एज 1 प्लस 2? एग्जैक्टली, तुमको बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करना है इस चीज को। कैसे? 1 में और 2 में। पहले ब्रैकेट में पावर 1 और दूसरे ब्रैकेट में पावर 2। पहले ब्रैकेट में पावर 1, यानी कि यहाँ पे होगा a प्लस b प्लस c, यानी कि इस a प्लस b प्लस c का पावर 1 आपने यहाँ लगा दिया। अब लगाना है पावर 2 सेकंड ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है। अब यार देखो 3 में से आपने 1 तो लिख दिया, अब बचा 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब भैया इसका क्या करना है यार? इसको भी ब्रेक करो, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स ABC है ना, एक एक करके सब में ब्रेक कर दो। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, AB BC CA, दैट्स इट, हो गया आइडेंटिटी। इसका मतलब यार ये है कि तुम पावर देखो, पावर 3 है तो यहाँ पर आपने 1 प्लस 2 में ब्रेक कर दिया, 3ABC को आपने 3 टाइम्स में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे माइनस था तो इसलिए आपने सबके साथ माइनस लगा दिया।
1 2 3 3 टाइम्स में ब्रेक कर दिया। यही बेस्ट ट्रिक है इस आइडेंटिटी को याद रखने का। अब चलो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पहले तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है यार? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इस फॉर्म में चेंज करना, यानी कि एक्चुअल फार्मूला के फॉर्म में चेंज करना। एक्चुअल फार्मूला क्या है? यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, राइट? कुछ वैसे इसे चेंज कर लो। भैया वो कैसे करेंगे यार? माइनस को कॉमन ले लो और काम हो जाएगा। जैसे कि ए क्यूब तो ठीक है, इसको पॉजिटिव कैसे करें? ऐसे पॉजिटिव लिख दो, हो गया काम। अब यार इस माइनस को तुम अंदर ले लो। 8 यार किसका क्यूब होता है? 2 का, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। माइनस की वजह से तुम -2 ले लो। बी क्यूब को आप बी ले लो और इसको ले लो, लगा दो क्यूब। इसको आपने ऐसा लिख दिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी कि क्यूब के फॉर्म में भी है और ये सब पॉजिटिव भी है, ABC वाले टर्म। माइनस यहाँ पे प्लस लगा दो, इस माइनस को कॉमन ले लेना। 64 किसका क्यूब है? 4 का है। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो यहाँ पे -4 लिख दो। C के प्लेस पे C और इसका क्यूब लगा दो। ABC 3। A क्या है? A तो A ही है। B क्या है? B आपका -2B है। C क्या है? -4C है। अब यार ट्राई करो, मल्टीप्लाई करने का वही मिल जाएगा वापस। जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा वाला। इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है, यानी कि आपने ये वाला फॉर्म लिख लिया है। अब इस फॉर्म में ब्रेक कर दो इसको। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट के अंदर। a क्या है? एज इट इज। b क्या है? b ये है, साइन के साथ में लिखूंगा हर चीज, प्लस c ब्रैकेट में हो गया। अब क्या करना है? अब ABC को पावर 2 देनी है, क्योंकि पहले पावर 1 दे दिया, अब पावर 2 देनी है, ठीक है? ब्रैकेट लगा लो। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही होगा। b स्क्वायर का मतलब प्लस b स्क्वायर, राइट? तो प्लस b मतलब -2b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c मतलब -4c का स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है? -ab -bc -ca -ab। a क्या है? a तो इटसेल्फ a है। b क्या है? b बहुत ध्यान से माइनस का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। -2b है, -2b। फिर क्या है? -bc b क्या है? b इटसेल्फ इंटू c इटसेल्फ 4c, राइट? या अब CA C क्या है? -4C। A क्या है? A आपके पास है A इटसेल्फ, करेक्ट? क्या किया? आइडेंटिटी को लिख दिया। जस्ट सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास सॉल्व होगा नहीं। प्लस माइनस 2b प्लस माइनस -4c दैट्स इट, इतना ही होगा। बाकी यहाँ पर भी कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा सॉल्व होगा ही कम से कम। a स्क्वायर -2b स्क्वायर का मतलब स्क्वायर जब भी रहता है तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। 2 टू द 4 b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस -4 इंटू -4 16 c स्क्वायर। अब देखो यार, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट? सो प्लस 2ab। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, अगेन माइनस बचेगा। 2 4 ज़ा 8 8bc। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस ca 4ca ब्रैकेट लगा दो। अब इसके आगे आप क्या ही कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पर सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते आप। आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। भैया फैक्टराइज का वैसे मतलब क्या होता है यार? फैक्टराइज का सीधा सा मतलब होता है 2 ब्रैकेट्स
फैक्टराइज का डायरेक्टली मतलब होता है दो ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाइड में है। तो यार देखो, आपने जो पहला ब्रैकेट लिखा है और जो दूसरा ब्रैकेट लिखा है, इसके बीच में देखा है तो मल्टीप्लिकेशन ही तो है, यानी कि आपने इसे फैक्टराइज कर दिया है। तो यार इस तरह से आपने पॉलिनोमियल्स को भी बाय बाय कर दिया है। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट्स A, B and D are 3 vertices of a square ABCD. Plot these points on a graph, hence find a vertex C. अब यार आपको वर्टेक्स सी फाइंड करना है ग्राफ की हेल्प से। यार ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। चलो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यार ध्यान से देखना पॉइंट नंबर ए को। ये पॉइंट नंबर ए कहाँ पे? 5,3। 5 मतलब 1 2 3 4 5। y में कितना? 3। 1 2 3। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? ध्यान से देखो, ये जब मिलेंगे चलेंगे आगे, यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर कहीं कुछ पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये बंदा आगे गया, ये बंदा आगे गया और ये बंदा यहाँ से इधर आया, तो आपको मिल जाता है पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5,3। अब यार पॉइंट बी बोल रहा है कि -2,3। -2 का मतलब x एक्सिस में -2, 1 2, यहाँ पर x एक्सिस में -2, y में 3 है, 1 2 3, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट बी, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3। अब यार पॉइंट डी आपके पास है 5, -4। अब यार 5 का मतलब क्या हुआ? 5 पॉजिटिव भी है, तो x एक्सिस पे चलो 1 2 3 4 5। y लेकिन नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 तक जाना है। तो यार यहाँ से चलना स्टार्ट करो, अब 4 तक जाना है। अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर डी, दैट इज़ 5, -4। अब यार देखो ध्यान से, ये एक स्क्वायर है, राइट। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सोच के देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, राइट। तो देखो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ए से लेके बी तक कितना है? ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखो, 0 से लेके यहाँ पे यार 0 होता है, तो 0 से लेके 5 तक कितना होता है डिस्टेंस? 5। और यार इधर देखो 2 तक जा रहा है, यानी 2, और यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 7। यानी कि यार ये 7 यूनिट्स है। ए बी जो है वो 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स, ये जो मतलब ये जो है ना यार, ये ए से लेके बी तक जो है ये 7 यूनिट्स है। वैसे ही ए से लेके डी तक देख लेते हैं। 3 तक तो यहाँ पे है, 3 तक तो यहाँ से, ये 3 यहाँ से हो गया। ये कितना है? ये वाई एक्सिस पे देखो कितना है? 4 है, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे 7, यानी कि यार ये भी है क्या? 7 यूनिट्स। ए से लेके डी तक कितना है? 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। अब यार पक्का आपने बिल्कुल सही बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर है तो उस हिसाब से आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। अब यार वो पूछ रहा है कि वर्टेक्स सी क्या है? सी, तो सी अगर होना चाहिए तो यार ये भी 7 होना चाहिए, ये भी 7 होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखो ये कितना है? ये तो यार एक्स एक्सिस पे 5 है, तो 2 इधर और चलना पड़ेगा। अगर यार 2 ये और आगे चला तो ऊपर देखो ये -2 के लाइन में आ गया, फिर इसको यहीं रोक के रखो। अब इसको चलाना स्टार्ट करो। ये भी यार 7 होना चाहिए, राइट। तो ये कितना है पहले से? ये पहले से 3 है, यानी कि ये 3 है। इसको 4 और चलना पड़ेगा। तो अगर ये 4 और चलेगा, कहाँ तक पहुँचेगा? यहीं तक पहुँचेगा। इसका मतलब आपको इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना। दैट्स इट,
यही आपका पॉइंट सी है। इसका भी लेंथ 7 ही है। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस पे कितना चला है? देखो -2 चला है, -2 कॉमा y का मतलब नीचे 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 -4, यानी कि -2 एंड -4। वर्टेक्स C जो है ना, वर्टेक्स C जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 कॉमा -4। कितना ईजिली आपने कर लिया, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। आपने जस्ट एक प्यारा सा फिगर बनाया है और आपने चैप्टर 3 को बाय बाय कर दिया है। अब यार वीडियो को लाइक करके ही चैप्टर 4 को स्टार्ट करना, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, बहुत ही प्यारा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इजी है। यार क्वेश्चन 4 कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो इट। आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ऐसी इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन जैसा है और वो पैरेलल भी है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस पे नीचे बैठी हुई है। चलो ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो भैया, आपको ड्रॉ करना है एक ग्राफ उस इक्वेशन का जो एक स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के, 3 यूनिट नीचे है। अब यार सोच के देखो, एक्स एक्सिस के 3 यूनिट नीचे मतलब एक्स एक्सिस ये है, इसके नीचे। अब कोई बच्चे इधर मत जाना, क्योंकि यार इधर नीचे नहीं हुआ ना। बेलो मतलब नीचे, डाउन साइड। इधर तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ना, डाउन का मतलब नीचे आना है। कितना? 3 यूनिट, मतलब 1 2 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है पैरेलल एक्स एक्सिस के। अब ये तुम खुद सोच के देखो, अगर हम इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहें, तो अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करें, ऐसा लाइन ड्रॉ करें, तब तो यार ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ही नहीं। अगर हम थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करें, फिर भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल करने के लिए हमें ऐसा ही खींचना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसा नहीं खींच सकते, ऐसा करोगे तो यार ये तो वाई एक्सिस पे ही ऊपर आ जाएगा, समझे। यानी आपको ऐसा ही खींचना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा। तो ये जो लाइन एल आप देख रहे हो ना, यही एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और ये 3 यूनिट्स के नीचे भी है। लेकिन यार इसका इक्वेशन क्या है? अब यार सोच के देखो खुद ही कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 0, -3। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये वाई एक्सिस के ऊपर तो लाई कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस का कुछ अता पता नहीं है। एक्स एक्सिस तो ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -3 है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे भी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। 1 है? अरे नहीं सर नहीं, -3 है। 1 तो आप ऊपर से लिख दोगे ना, ऊपर नहीं लिखना यार। देखो ये y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, -3, राइट। यहाँ भी देखोगे तो y के ऊपर -3 होगा, x के ऊपर 0 होगा। इस पॉइंट पे देखोगे फिर भी y का वैल्यू तो -3 रहेगा, लेकिन x का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे यार, किसी भी पॉइंट पे x का वैल्यू होगा ही नहीं, सिर्फ y का वैल्यू -3 आएगा। इसलिए यार इसका इक्वेशन क्या होगा, तुम खुद सोच के देखो। इसका इक्वेशन क्या होगा यार? इसका इक्वेशन होता है y = -3। क्यों? क्योंकि यारा इस पे y का ही वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन के ऊपर y का वैल्यू ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन भी y = -3 होगा, जो कि x एक्सिस के पैरेलल में आती है।
तो ये था इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन। और यार अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से एक लाइक ठोक देना। अब यार वो बात ये है कि मैं बहुत दिनों से एक बहुत बड़ा टीचर बनना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहुत दिनों से एक टॉपर बनना चाहते हो, लेकिन यार मैं बन नहीं पा रहा था या फिर बन नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भी ट्राई तो कर रहे हो लेकिन आप बन नहीं पा रहे हो। तो यार मैंने रीज़न जानना चाहा कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल टीचर अभी तक नहीं बन पाया हूँ। तो मुझे पता चला कि यार मैं बस सुन रहा हूँ, मैं जस्ट सुन रहा हूँ कि काम कैसे करना चाहिए, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे और समझ में ये आया कि जो टॉप टीचर्स होते हैं ना, वो टॉप क्लास की मेहनत करते हैं, टॉप क्लास का हार्ड वर्क करते हैं, और मैं उतना हार्ड वर्क कर ही नहीं रहा था, या फिर मैं इतना हार्ड वर्क कर ही नहीं रहा हूँ। इस वजह से मैं टॉप टीचर की लिस्ट में नहीं हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, वो टॉप क्लास का हार्ड वर्क करते हैं, उतना हार्ड वर्क जितना आप बिल्कुल नहीं करते। जो टॉप टीचर्स होते हैं वो दिन में कम से कम 16 घंटे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं बस 4-5 घंटे ही मेहनत कर पा रहा हूँ। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि साहब मैंने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की, लेकिन आप क्या करते हो, आप बस 2-3 घंटे की ही पढ़ाई में थक जाते हो। तो आप टॉपर कैसे बनोगे, क्योंकि टॉपर बनने के लिए तो हमें इतना टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जिसे टॉप टीचर बनने के लिए मुझे इतना घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक टॉप टीचर बन पाऊंगा। मैं तो रेडी हूँ 16 घंटे काम करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी करके टॉप टीचर बनना ही है, इंडिया का टॉप टीचर बनना ही है। लेकिन क्या आप रेडी हो इतनी मेहनत करने के लिए जितना एक टॉपर मेहनत करता है? हो जाओ यार, हो जाओ। मैं अपने एंड से पूरी ताकत लगाता हूँ, आप अपने एंड से पूरी ताकत लगाइए, दोनों मिल करके सक्सेसफुल होंगे। हम सक्सेसफुल जरूर होंगे, बस हमें मेहनत करते जानी है, रुकना नहीं है। समझ गए? डन? चलो यार अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये बिल्कुल नहीं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यार देखो मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था उस समय रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं यार, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ऊपर से बता देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा ट्राई करूँगा बताने का। देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना हमारे यूक्लिड का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यार फिगर में गिवन है कि एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो आपको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। अब आपको ये शो करना है। कैसे शो करेंगे यार? वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एंगल 2 अगर 1 के भी बराबर है और एंगल 2 3 के भी बराबर है, तो यस एंगल 1 और 3 डेफिनेटली बराबर ही होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यार अब यार क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री कर रहे हो, तो यूक्लिड के रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा।
अब यार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड ज्योमेट्री में आखिर है क्या क्या चीज़। यार यूक्लिड के ज्योमेट्री में सिर्फ दो चीज़ें हैं, पहला है एक्सियम, दूसरा है पोस्टुलेट। एक्सियम जो होता है वो सिर्फ मैथ्स के लिए होता है, यानी कि हर ब्रांच के लिए होता है, लेकिन पोस्टुलेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होता है। भैया हमको तो याद ही नहीं होता कि एक्सियम मैथ्स का है कि ज्योमेट्री का है, पोस्टुलेट मैथ्स का है कि ज्योमेट्री का है। यार इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक बताता हूँ। एक्सियम का ए उठाओ, मैथ्स का एम उठाओ और कंबाइन कर दो, ये बन गया ए एम। यानी कि एक्सियम जो होता है वो मैथ्स के लिए होता है। अब यार सेम टू सेम यहाँ से P उठाओ और यहाँ से G उठाओ, बन गया PG, यानी पोस्टुलेट ज्योमेट्री के लिए होता है। अब यार दो कोड वर्ड याद रखो, पहला है AM, दूसरा है PG। तुम यार सही सोच रहे हो, AM का मतलब वही सुबह वाला, PG का मतलब वही पोस्ट ग्रेजुएशन, यू आर राइट। तो यार AM PG ये दो कोड वर्ड याद रखो यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, ताकि तुम्हें याद रहे कि एक्सियम जो होता है मैथ्स के लिए होता है, पोस्टुलेट ज्योमेट्री के लिए होता है, राइट भैया। लेकिन ये तो बताओ एक्सियम होते कितने हैं? यार तुमने पढ़ भी रखे हैं, 7 होते हैं एक्सियम्स, 1 2 3 4 5 6 7। और यार पोस्टुलेट होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब पोस्टुलेट क्या होते हैं डिटेल में आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, एक्सियम के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सियम आपको पता होंगे तो काम चल जाएगा। पहला है अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C आपस में इक्वल होते हैं। यह है तो कॉमन सेंस, लेकिन इस चीज़ को एक्सियम नंबर 1 के अंदर लिखा गया है। एक्सियम 2 कहता है कि अगर आप दोनों साइड इक्वल थिंग्स को ऐड करते हो तब भी वो चीज़ें इक्वल ही रहती हैं। थर्ड कहता है कि साहब अगर दोनों साइड सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी रिमेनिंग थिंग्स इक्वल होता है। यार इस क्वेश्चन में आप एक्सियम नंबर 1 और एक्सियम नंबर 2 का यूज़ करने वाले हो। यार इस चैप्टर में कुछ है नहीं, यार इस यूक्लिड ज्योमेट्री के चैप्टर में वैसे कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से एक फर्जी का टास्क बढ़ा दिया है कि आप एक्सियम को उनके नंबर के साथ याद रखो और पोस्टुलेट को भी उसके नंबर के साथ याद रखो कि कौन सा पोस्टुलेट नंबर क्या कहता है। तो ये एक छोटा सा टास्क है, बाकी सब कुछ यहाँ पे इजी है। अब यार देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, हमने लिख लिया कि भाई एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3 है। अब यार मैंने आपको बताया था कि आप यूक्लिड का एक्सियम नंबर 1 यूज़ कर सकते हो। एक्सियम नंबर 1 सेज कि अगर 2 चीज़ें इक्वल है, यानी 2 1 की भी इक्वल है, 2 3 की भी इक्वल है, तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एक्सियम नंबर 1 कहता है यूक्लिड का। तो बस आप ऐसा लिख के 1 और 3 की इक्वेट कर दोगे, दैट्स इट, हो गया भैया। अब यार इसी क्वेश्चन को यूक्लिड ज्योमेट्री से ना करते हुए नॉर्मली करते तो तब आप अलजेब्रा चाचा का यूज़ करते। यार अलजेब्रा दादा कहता है कि अगर ऐसा कुछ है इक्वेशन टाइप का तो इक्वेशन 1 मान लो, अगर कोई दूसरा इक्वेशन तो उसको इक्वेशन 2 मान लो और 1 का वैल्यू 2 में डाल दो और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा की कहानी है। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है यार एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, यानी कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। मेरे छोटे भाई बहन, अब आपको शो करना है
कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है। अब देखो अरे एंगल ए है क्या चीज, एंगल ए है एडिशन ऑफ 1 and 2 और एंगल सी क्या चीज है, एडिशन ऑफ एंगल 3 and 4। फिर क्या, गिवन लिखो और इनको ऐड कर दो। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, यहाँ से आ गया। एंगल 2 4 के बराबर है, यहाँ से आ गया। अब यार एक्सियम नंबर 2 क्या कहता है, एक्सियम नंबर 2 कहता है कि अगर आप इक्वल चीज़ों को ऐड कर दो दोनों साइड, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। मैंने तो ऐसे रैंडम लिख दिया, वैसे आप बहुत अच्छे से लिखोगे, जैसे बुक का लैंग्वेज है, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैंने एंगल 1 और एंगल 3 लिखा, क्योंकि पहले से लिखा हुआ था। अब मुझे इक्वल थिंग्स को ऐड करना है बोथ ऑफ साइड्स, तो एक साइड मैंने 2 ऐड किया, एंगल 2, और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, यानी इक्वल थिंग्स है, तो मैंने यहाँ पर एंगल 4 ऐड कर दिया, यानी कि मैं दोनों साइड इक्वल थिंग्स को ऐड कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट जो होगा वो इक्वल ही आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि यार एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 एंगल 4 के, तो देखो एडिशन ऑफ एंगल 1 2 क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ एंगल 1 and 2 एंगल ए बन रहा है। एडिशन ऑफ एंगल 3 and 4 क्या बन रहा है, सी, तो ये मैंने लिख दिया सी। हो गया प्रूफ, दैट्स इट। मैंने यूक्लिड का ज्योमेट्री भी यूज कर लिया और मैंने प्रूफ भी कर दिया। अब यार किसी का मन नहीं है अगर यूक्लिड ज्योमेट्री यूज करने का, एक्सियम वगैरह यूज करने का, तब आप अलजेब्रा दादा की भी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे इक्वेशन दिखे आप इक्वेशन 1 मान लो, जैसे इक्वेशन दिखे इक्वेशन 2 मान लो। 1 और 2 को ऐड करोगे ऐसा दिखेगा, और 1 2 ऐड करके एंगल 1 दे देगा, और इधर से ऐड करके एंगल सी दे देगा, दैट्स इट। इतना ही ईजी है मेरे दोस्त, यूक्लिड वाला चैप्टर इतना ही ईजी, और इतना ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। मेरे दोस्त अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को 1 लाइक तो जरूर करते जाना। अब यार बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक फिगर है जहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी यार ये तीनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल है। और वाई जेड का रेशियो गिवन है 3:7, वाई और जेड जो रेशियो है वो 3:7 है। तो बताओ भैया कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा, आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। अब यार यहाँ पर तुमको पता ही होगा कि जब 2 पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी होती हैं और उनको एक लाइन कट कर रही होती है, तो उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मैं पेन से लिख देता हूँ, राइट। अब यार ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, बहुत सारे एंगल फॉर्म कर देती है। आपको पता है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, या वाई जेड में क्या रिलेशन है। चलो कोई ना, अभी जितना आपको दिख रहा है उतना सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो यार एंगल एक्स और वाई तो क्या है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, राइट। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इनका सम कितना होता है 180। अब एंगल y अगर ये है तो ये कितना होगा, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना होगा, ये भी तो y होगा, है कि नहीं। अगर ये y है तो इसका वर्टिकल अपोजिट भी तो y होगा, करेक्ट। अब यार ये बताओ कि अगर ये x है
तो इसके ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये कितना होगा? ये भी तो x होगा, देखो ध्यान से, एंगल x, और ये भी तो एंगल x होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, करेक्ट। अब देखो, अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अब पैरेलल के ऊपर x है और इधर पैरेलल के ऊपर z है। अब ये क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? एंगल x और एंगल z करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है यार। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है सेम प्लेस पर आने वाले एंगल। तो इस ट्रांसवर्सल, तो इस CD पैरेलल और EF पैरेलल के ऊपर, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर देखो सेम प्लेस पे आ रहा है, यानी यार एंगल x और z भी इक्वल हैं, एंगल y भी इक्वल है और एंगल x और z भी इक्वल है। तो चलो अब लिख लेते हैं, लिख यार ये लेते हैं कि एंगल z इक्वल्स टू एंगल x। क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि यार z और x करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, राइट। अब रेशियो गिवन है, y और z का रेशियो गिवन है, तो चलो लिख लेते हैं। यार देखो, जब भी तुम्हारे पास रेशियो इस तरह गिवन होता है, उसको लेट किया जाता है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ उसे लेट किया है, तो लेट y कितना है? y 3 है, राइट। तो 3 नहीं लिखोगे यार, कुछ वेरिएबल लगाओगे, मान लो k लगा दो वेरिएबल, है ना, k। तो y का वैल्यू है 3k डिग्री, राइट, एंड z का वैल्यू कितना है? 7, तो 7k मान लो, ठीक है। तो z का वैल्यू कितना है? 7k डिग्रीज। अब आपने क्या किया? रेशियो को नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया, यानी रेशियो वर्ल्ड से उसे नॉर्मल वर्ल्ड में लाने में आपने वेरिएबल का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यार देखो YZ में क्या रिलेशन है। YZ जो है वो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये है, कोइंटीरियर आप बोल सकते हो, राइट। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में मतलब दोनों ही राइट साइड में है अभी फ़िलहाल। इसे बंद करोगे तो इधर लेफ्ट साइड है, तो ये सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल बन जाएगा। फ़िलहाल y और z सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कितना होता है? सप्लीमेंट होता है। आपको पता है कि नहीं? y प्लस z कितना होता है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब 180 डिग्रीज। ऐसा क्यों भैया? यार सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ब्रो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यार y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू देखो k, 3k है, y का वैल्यू है 3k प्लस z का वैल्यू कितना है? 7k, 7k दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 3k 7k कितना हो गया यार? 10k दैट इक्वल टू 180। अब यार k इक्वल्स 180 बाई 10, यानी कि 0 0 कट, k का वैल्यू आ गया 18। अब यार k का वैल्यू 18 आ गया है, तो आपको x के वैल्यू बताना है और x के वैल्यू z के बराबर है, यानी कि यार एंगल x अगर आपको बताना है तो जस्ट आपको एंगल z बताना है, और एंगल z कितना है? एंगल z है 7k, यानी कि 7 इंटू k का मतलब है 18, तो 18 इंटू 7 126। तो अल्टीमेटली एंगल x कितना है? 126। x का वैल्यू है 126 डिग्रीज। तो यार इस तरह से आप बहुत ही ईजिली लाइंस एंड एंगल के चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन कर लो,
सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यार मुझे पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। अब यार बढ़ते हैं चैप्टर नंबर कौन सा भैया, लास्ट होने वाला है, ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। यार ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यार एक बार रीड कर लेते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं, ABC मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, एंगल DBC मतलब ये अंदर वाला एंगल, मतलब ये बड़ा वाला एंगल और अंदर वाला एंगल दोनों क्या है, आइसोसेलेस। भैया आइसोसेलेस क्या होता है यार, आइसोसेलेस का मतलब होता है ये साइड बराबर है और ये साइड आपस में बराबर है, समझे। Isosceles triangles on the same side on a same base BC and vertices A and D are on the same side of a BC। ठीक है। If AD is extended to intersect BC at P, यानी कि AD आ गया है बढ़ते बढ़ते P तक, show that कि ABD ये कॉन्ग्रेंट है ACD। ABD मतलब ये ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, ACD मतलब ACD ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूफ करते हैं यार, चलो प्रूफ करते हैं फिर। बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो यार फर्स्ट वाला है, अब यार तुम खुद ही ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, मैं हाईलाइट कर दूं क्या, चलो हाईलाइट कर देता हूं। लो भैया मैंने हाईलाइट कर दिया। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो यार देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड तो इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है, और इसी ट्रायंगल में देखो नीचे वाला साइड तो अगेन इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस की वजह से, और एक तो कॉमन है, यानी अल्टीमेटली तीनों ही साइड्स के इक्वल हैं, यानी कि डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। चलो अब अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे रफली बता दिया है तो लिख के बताते हैं। यहाँ पर ए और बी इक्वल है ए और सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, क्यों, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस। ए डी तो कॉमन आ गया यार, है ना, AD equals AD, that is common। और ये वाला देखो BD DC, BD और DC ये क्या है, ये अगेन आइसोसेलेस की वजह से इक्वल है। अब यार सब कुछ ही इक्वल है तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा फर्स्ट वाला ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। अब यार आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो कॉन्ग्रुएंसी होता है ना इसमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि आप B को A के प्लेस पे, A को B के प्लेस पे नहीं लिख सकता, ये ऐसा ही ऑर्डर होना चाहिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है तो उसको ही छाप दो, वही सबसे ईजी होता है। अगर अपने आप से लिखोगे ऐसे करके ना, ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है अगर वही लिख दोगे शांति से तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, तब तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे यार, एस रूल की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यार बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है यार ABP
ABP। अब ये ABP न्यूज़ की बात नहीं हो रही है, ABP ट्रायंगल की बात हो रही है। आपको इसे प्रूफ करना है ACP के बराबर। ACP साहब आपको याद है CID जहाँ पर ACP प्रद्युम्न थे, वहीं ACP। तो मतलब यार ABP ACP मतलब हाफ इधर से हाफ इधर से। अब यार ध्यान से देखो, इस वाले में हाईलाइट कर दो क्या? चलो कर देता हूं यार। इस लाइनिंग वाले ट्रायंगल में, हाफ वाले में और इस हाफ वाले ट्रायंगल में, ये तो यार इक्वल है आइसोसेलेस की वजह से, और एक तो कॉमन है। लेकिन क्या आप ये भी बता सकते हो कि ये वाला नीचे वाला भी इक्वल है? नहीं यार, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो किसके बारे में बताया जाए? तो यार यहाँ पे इसके बीच का एंगल बता दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये वाला साइड तो इक्वल है ही, बीच वाला भी इक्वल है। अब किसी तरह अगर ये एंगल आप बना दो इक्वल तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन इन एंगल्स को आप इक्वल कैसे बनाओगे? सोचो यार, तुम्हें इक्वल बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में एंगल तो इक्वल होता ही है। यस यार, अगर ये वाला एंगल y है तो ये भी तो यार एंगल y ही होगा, मतलब बराबर ही तो होंगे। क्यों? CPCT से, क्योंकि आपने पहले ही प्रूफ कर दिया कि जो हाईलाइटेड ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपको पहले से ही पता है तो एंगल भी तो इक्वल ही होंगे ना। तो टेंशन क्या है यार, लिख दो जल्दी जल्दी। सेकंड है, ये तो आप लिख दो शांति से कि AB और AC बराबर है। ये AP कॉमन आ गया, आपका AP कॉमन आ गया, ये आइसो की वजह से, और AP तो यार कॉमन है। अब एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे यार लिखोगे? BAP लिख दो इसे। एंगल BAP इक्वल है, BAP किसके इक्वल है? CAP के बराबर, मतलब ये y की मैं बात कर रहा हूँ, CAP के बराबर। एंगल CAP क्यों? CPCT भैया, CPCT क्या होता है भैया? कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, समझ गए? इसकी वजह से यार ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। रूल कौन सा लगेगा वो भी बताता हूँ। पहले इसको छाप दो, मैं यहाँ छाप दूँ, कहाँ छाप दूँ? यहीं, चलो यहीं छाप देता हूँ शांति से। ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के बराबर। अब यार कौन सा रूल लगा ये देखो। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना, एक साइड की बात हुई है, फिर से देखना, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक साइड की बात हुई है, फिर एक एंगल की बात हुई है बीच में, है ना, और एक कॉमन साइड की बात हुई है, यानी SAS। आपको दोनों में नहीं देखना, आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए सिर्फ एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है। दोनों करोगे तो डबल अल्फ़ाबेट्स लेटर्स देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए एक ही ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे साइड की बात आपने की, यहाँ पर एंगल की बात की, यहाँ पर फिर से साइड की बात की, तो SAS। इधर से देखोगे तो SAS, ठीक है। तो यार ये कॉन्ग्रेंट है, कौन से रूल से? SAS रूल से। SAS रूल से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब यार फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को करने के बाद अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब यार AP मतलब ये है, अब ये कह रहा है AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब यार बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, क्या ये AP एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है?
हाँ बिल्कुल कर रहा है, हमने एग्जाम्पल पे लिया था y डिग्रीज का, राइट। तो यहाँ पर तो आप शांति से लिख सकते हो कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो डेफिनेटली ये इक्वल एंगल होंगे, यानी कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन यार एंगल D आप कैसे बताओगे, क्योंकि एंगल D में तो ये तो आपने अभी तक प्रूव भी नहीं किया है एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी नहीं किया है, तब कैसे बताओगे कि एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है। अब यार डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, इसलिए आपको इस ट्रायंगल को, इस नीचे वाले ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप डेफिनेटली इसे बाइसेक्ट करते हुए दिखा सकते हो कि यार ये और ये एंगल बराबर है, इसलिए AP जो है D को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब चलो जल्दी से बताते हैं। हम करते थर्ड वन, राइट। थर्ड वन में यार ये आप लिख दोगे कि ये तो y तो इक्वल है, यानी कि कैसे एंगल बताओगे ये BAD, एंगल BAD और CAD ये इक्वल है एंगल CAD, कैसे CPCT से, CPCT। यार इन ट्रायंगल्स को आपने पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, डायरेक्टली CPCT से आप बता दोगे यस दे आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे बताने के बाद सो AP बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A के लिए आपने बता दिया। अब बात करते हैं एंगल D की। अब एंगल D के लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा है, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब चलो ओरली प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। देखो यार, इस ट्रायंगल में ये वाला और इस ट्रायंगल में ये वाला इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस की वजह से ये अगेन कॉमन है। अब यार ये कैसे प्रूफ करोगे ये साइड बराबर है? टेंशन ही नहीं है भाई, सेकंड वाले में आपने हाफ और इधर का हाफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ही है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये भी तो इक्वल होंगे साइड। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारे साइड्स, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला साइड CPCT से आपके पास मिल जाएगा इक्वल, यानी ये सब दो इक्वल है, मतलब ये S है, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलो लिख के ट्राई करते हैं। BD इक्वल्स DC, ये क्या है? ये आइसोसेलेस है। DP कॉमन आ गया, DP कॉमन है। अच्छा, BP क्या होगा? ये यार CPCT से होगा, समझे? BP इक्वल्स PC, कैसे? CPCT से, मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं CPCT से। कैसे यार? देखो ना, ये हाफ ट्रायंगल है, ये हाफ ट्रायंगल है, यहाँ पर आपने पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है SS रूल से। जो ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी तो इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने जस्ट लिख दिया है। अब इसको कैसे लिखोगे कॉन्ग्रुएंट? कैसे है? DBP ट्रायंगल DBP। अब यार यहाँ पर उन्होंने लिख के नहीं दिया है, उन्होंने क्वेश्चन वालों ने इस ट्रायंगल को लिख करके नहीं दिया है कि यही प्रूफ करना है आपको, इसलिए आपको अपने आप नेमिंग करनी पड़ रही है। और नेमिंग यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है, DBP किया है आपने, राइट? तो आप DCP कर लो सेम ऑर्डर में। ट्रायंगल DCP कौन से रूल से? SSS रूल से। अब अगर यार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप मुझे बताना ज़रा कि क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल भी इक्वल होंगे? अगर ये P डिग्रीज होगा तो क्या ये भी P डिग्रीज होगा? बिल्कुल होगा यार। अगर ये P डिग्रीज है तो ये भी P डिग्रीज होगा, यानी कि
एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल होगा, बी डी पी किसके इक्वल होगा, सी डी पी के, एंगल सी डी पी के। कैसे, सी पी सी टी के थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या है कि ए पी जो है इस एंगल डी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ए पी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो। दैट्स इट यार, हो गया क्वेश्चन थर्ड। अब अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ करें ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब यार सुनो बहुत ही ध्यान से, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज। मतलब वो कह रहा है कि ए पी लाइन जो है वो 90 डिग्रीज पे है, ये प्रूफ करो। और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब बी सी का बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल है। तो यार ये इक्वल तो है ही, क्योंकि ये ट्रायंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किया ही थे। अच्छा अभी अभी आपने ये भी प्रूफ किया ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उनके जो साइड्स होंगे ये वाले ये भी इक्वल होंगे, करेक्ट। तो ये तो बाइसेक्टर वाला तो आप डायरेक्टली बता सकते हो सीपीसीटी से, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज कैसे बताओगे, वो थोड़ा देखने वाली बात है। परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्टली होता है 90 डिग्रीज, बाइसेक्टर का मतलब होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड इक्वल पार्ट्स में कर रहा है वो तो यार चलो सीपीसीटी से आप बता दोगे, लेकिन बात रही 90 डिग्रीज की, ये कैसे बताओगे। कोई टेंशन नहीं है भाई, ये भी बहुत ही ईजी है, मैं आपको करके बताता हूँ। अगर बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की, यार ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है राइट। तो ये एंगल्स ले लो भैया, एंगल्स ले लो डी पी बी, डी पी बी, एंगल डी पी बी और एंगल डी पी सी इक्वल होगा एंगल डी पी सी। ये दोनों ही एंगल्स मतलब ये वाले, यार आप टेंशन मत लो भाई। अगर ये k डिग्रीज है तो यार ये भी k डिग्रीज है, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार दोनों एंगल्स को हम ऐड करके 180 बना देंगे, क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहा है, 180 बना देंगे। और वहाँ से हम बता देंगे कि यार ये एक तो है, एक जो है वो 90 डिग्रीज का ही है। तो एंगल डी पी बी, एंगल डी पी सी, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। क्यों, सीपीसीटी से यार। अब अच्छा इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो 180 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके देखो, बी पी, यार मैंने देखो यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे एंगल डी है, एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी कितना होगा 180 डिग्रीज। कैसे यार, लाइन का मतलब होता है 180 डिग्रीज राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एंगल डी पी बी, क्या मैं डी पी सी के प्लेस पे डी पी बी लिख दूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो चलो लिख देते हैं एंगल डी पी बी, मैंने सेम लिख दिया। क्यों, ताकि हम एक का वैल्यू निकाल पाएँ, समझे। ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी पी बी बन गया, ये 180 के बराबर है। अब ये 2 को नीचे ले जाओगे तो ये बन जाएगा 90, मतलब एंगल डी पी बी जो होगा वो 90 डिग्रीज हो जाएगा। अब यार अगर एक 90 है तो दूसरा भी तो 90 ही है राइट। तो दैट्स इट, प्रूव हो गया यार कि एपी लाइन जो है वह परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर तो आपने सीपीसीटी से बता दिया, लेकिन परपेंडिकुलर भी आपने ऐसे करके 90 डिग्री शो कर दिया और बता दिया। हैंस प्रूव्ड। सारे ही पार्ट्स बहुत ही इजीली आपने कर लिया। और यार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक मैंने जो भी यहाँ पर कराया है इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ में मैंने स्लाइड बनाई है, वहाँ पर मैंने HW भी लगा दिया है। HW भी कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यार सच बताऊं, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं आज रात भर सिर्फ रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, क्योंकि यार दिन में मुझे टाइम मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं रात में ही रिकॉर्ड कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। रात में रिकॉर्ड करते करते 2 बजा 3 बजा और अभी सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा जो मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। बस आपको वादा करना है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। और यार अगर ये वीडियो 1% भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यार ये वीडियो को एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करना, ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए और तुम्हारे भाई का भी फ़ायदा हो जाए। और यार कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप स्क्रीन पर आ रही वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।